नमस्कार। ये तीसरी क्लासें हैं समकालीन भारत संसाधन एवं विकास का क्लास 10th के लिए। मैं आशा करूँगा कि ये क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित हो, आप सभी लाभान्वित हों, इससे फ़ायदे हों आप सभी को और पढ़ाई में अच्छा कर पाएँ। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। आइए आगे रीड करते हैं। और आज हम जो जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का वर्गीकरण। इंडिया हैज़ वेराइड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, रेन्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। भारत में विभिन्न राहत विशेषताएं, भू आकृतियाँ, जलवायु क्षेत्र और वनस्पति प्रकार हैं। These have contributed in the development of various type of soil. इन्हें विभिन्न प्रकार की मिट्टी के विकास में योगदान दिया है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है एलुवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। यह सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में फैली हुई और महत्वपूर्ण मिट्टी है। इनफैक्ट वास्तव में द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। समस्त उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। ये तीन महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा किए गए हैं। These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. अगर कोई सवाल आता कि जलोढ़ मिट्टी किन नदियों से द्वारा, जिन नदियों के निक्षेपण से ज़्यादा बना है, तो वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं, जब नदियों में बाढ़ आती है तो पानी जो है का स्तर बढ़ता है। पानी का स्तर बढ़ने से क्या होता है कि ये पानी नदी के किनारे वाले तटीय क्षेत्र में फैल जाते हैं, और जब धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ते जाता है, बाढ़ का स्तर नीचे चला जाता है, तो फिर पानी धीरे धीरे नदी में मिल जाती है। इस दरमियान में नदी जब ऊपर में जाती है तो जब बाढ़ आती है तो नदी में कीचड़ मिले हुए पानी होते हैं, और जब नीचे निकलती है नदियाँ से पानी धीरे धीरे, तो ये पानी क्या होता है, वो अपने कीचड़ को छोड़ देती है और साफ पानी होकर के नीचे चली आती है। तो जो कीचड़ का जो अंश जो छूटता है वो क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर के परत में जमा हो जाती है। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, ह्यूमस से भरपूर होती है, और इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्योंकि जल द्वारा निक्षेपित से बना हुआ ये मिट्टी है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ओके, नाम नेक्स्ट। यहाँ देख रहे हैं फिगर में एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा है, और जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। पहले भी अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम समझ रहे हैं तो देखेंगे कि ज़्यादातर जो सभ्यता का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। इसके पीछे ये भी रीजन था, इन नदियों के किनारों की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का होना जो काफ़ी उपजाऊ होता है। दिस सॉइल also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। मिट्टी एक संकीर्ण गलियारे के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में भी फैली हुई है। ये जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदान में विशेष रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में भी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, कि जलोढ़ मिट्टी के पूर्वी तटीय मैदान में विशेष रूप से किन किन नदियाँ पाई जाती है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जलोढ़ मिट्टी में रेत, गाद
और मिट्टी के विभिन्न अनुपात होते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जलोढ़ मिट्टी है ना, नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपण से बनी हुई मिट्टी है। तो नदियों में क्या घुला मिलेगा? रेत ही मिलेगा, है ना, गाद मिलेगा। गाद क्या कहते हैं? जो क्ले मिट्टी जब घुलते हैं, घुलने के बाद, है ना, जो पानी में घुले हुए मिट्टी जब बैठ जाते हैं तो उसको गाद बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। As we move inland toward the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. जैसे ही हम अंतर्देशीय नदी घाटियों की ओर बढ़ते हैं, मिट्टी के कण आकार में कुछ बड़े दिखाई देते हैं। In the upper reaches of the river valley, either near the place of the break of slope, the soil are coarse. नदी घाटी के ऊपर भाग में अर्थात ढाल के टूटते के स्थान पर के पास मिट्टी खुरदरी है। इस तरह की मिट्टी डुवार्स जोश और तराई जैसे पिडमोन्ट मैदानों में अधिक है। पर्वत या पर्वत श्रृंखला के आधार पर एक क्षेत्र होता है ना, जिसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमोन्ट प्लेन्स सच एज डुवार्स जोश एंड तराई। तराई, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली है, डुवार्स जोश और तराई। तराई क्या होता है? जो पर्वत जो होते हैं, पहाड़ जैसे ये है, पहाड़ के नीचे के भाग का क्षेत्र जो होता है उसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन और कंपोनेंट सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। उनके अनाज या घटकों के आकार अलावा मिट्टी का वर्णन उनकी उम्र के आधार पर भी किया जाता है। According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial बांगर and new alluvial खादर। उनकी उम्र के अनुसार से, यानी कि कितने साल पुरानी मिट्टी है, उसकी उम्र के आधार पर मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी जो बांगर होती है और नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया, बांगर और खादर में क्या अंतर है। द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कांकर नूडल्स देन द खादर। खादर की तुलना में बांगर की मिट्टी में कांकरे की गांठों की सघनता अधिक होती है। यानी कि जो खादर जो होते हैं, है ना, उसकी तुलना में बांगर, है ना, बांगर जो मिट्टी होती है उसमें कंकर छोटे छोटे कंकर ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। इसमें महीन कण अधिक होते हैं और यह बांगर से अधिक उपजाऊ होती है। खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर से। यहाँ पर देखिए ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. इनकी उच्च उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है और घनी आबादी होती है। यानी कि जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ देखा गया इतिहास में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वहीं पाई गई और सबसे ज़्यादा खेती वहीं हुई। क्योंकि जहाँ पर खेती ही सबसे बड़ा आधार था लोगों को पेट भरने का, और जहाँ पेट भरता है वहीं पर भीड़ होती है, और नदियों के किनारे इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग बसे थे। सूखे क्षेत्रों में मिट्टी अधिक क्षारीय होता है और उचित उपचार और सिंचाई के बाद उत्पादक हो सकती है ना। सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड एरीगेशन। आइए काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, कैसे काली मिट्टी बनती है ना। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर, ये काले रंग का होता है। एंड आर आल्सो नोन एज रिगर सॉइल, और इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। यह
कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factor for the formation of the black soil। यह माना जाता है कि काली मिट्टी के निर्माण के लिए चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु की स्थिति भी महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर एक शब्द आया क्षारी, एल्कली, है ना। तो अगर आप हमारे चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण पढ़े हैं तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे अम्ल और क्षारक जितने भी पदार्थ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। इसके पीएच मान से यह पता चलता, मेरा एक वीडियो है पीएच मान क्या है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पीएच मान एक मानक है जिससे किसी भी चीज़ का अम्ल और क्षारकता नापा जाता है। टोटल इसका मान 14 होता है, 14 होते हैं। 7 जो है न्यूट्रल है। 7 से नीचे अगर पीएच मान हो किसी तत्व का, किसी पदार्थ का, तो वो अम्लीय होता है। 7 से ऊपर होता तो वो क्षारकीय होता है। अम्ल और क्षारकीय होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फसलों के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की मिट्टी डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में विशेषता है जो उत्तर पश्चिमी डेक्कन पठार में फैली हुई है और लावा प्रवाह से बनी है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप, जिसको बेसाल्ट बोला जाता है। बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड ऑफ लावा फ्लो। अब लावा फ्लो है ना, लावा क्या है थोड़ा भी यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं। जो ज्वालामुखी जो होते हैं, ज्वालामुखी जो फटते हैं तो ज्वालामुखी से जो उद्गार निकलता है वो गर्म लोहे, पिघले हुए लोहे की तरह एक पदार्थ होता है जिसको मैग्मा कहते हैं या इसी को लावा भी बोलते हैं। और लावा जब बाहर निकलती है ज्वालामुखी फट करके तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और वो चट्टान के रूप में बदल जाती है। जैसे आग्नेय चट्टान भी कहा, ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, वे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालावा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। वे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालावा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों को कवर करते हैं और गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का नक्शा है और यहाँ नक्शे में पर्वत और वन क्षेत्र को ग्रीन में दर्शाया गया है। यहाँ पर पर्वतीय और वन क्षेत्र हैं। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाए गए हैं, इस कलर में ये जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाए गए, ये देख रहे हैं, लाल और पीली मिट्टी के लिए ये है। काली मिट्टी का क्षेत्र ये है ना। लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र ये यहाँ पर है और शुष्क मिट्टी का क्षेत्र यहाँ है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिट्टी का वितरण किस प्रकार से भारत में हुई है। हमारा एक वीडियो है भारत के मैप को समझना कि कौन सा जगह कहाँ पर है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। या तो लिंक के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9902281990282819 9990282819 पर आप व्हाट्सएप करें तो मैं लिंक भेज दूंगा। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सटर्नली फाइन आइदर क्ले मटेरियल। नाउ जो काली मिट्टी जो होती है अत्यधिक महीन यानी चिकनी मिट्टी से बना होता है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सटर्नली फाइन आइदर क्ले मटेरियल। वे नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। दे आर वेल नोन ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट। इसके अलावा वे बहुत सारे के
पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम। अब देखिए काली मिट्टी जो होती है वो नमी धारण करने की क्षमता होती है, यानी कि यदि काली मिट्टी में पानी डाला जाए तो उसमें पानी ज़्यादा दिन तक रहेगा, सूख करके रखेगी, यानी कि काली मिट्टी में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कम पानी में भी काली मिट्टी में फसलें उपजाई जा सकती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो पौधे के लिए जो पोषक तत्व हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लाइम, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको इन तत्वों के बिना वो पौधे बढ़िया से तैयार नहीं हो सकते। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट, ये मिट्टी आमतौर पर फास्फोरिक सामग्री को खराब होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सोयल। गर्म मौसम के दौरान इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है जो मिट्टी के उचित वातायन में मदद करती है। वातायन मतलब वायु को आने जाने में मदद करती है मिट्टी में। ये मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी होती है। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट, और जब यह पहली बौछार के तुरंत बाद या मानसून पूर्व अवधि के दौरान जुताई नहीं की जाती तब यह काम करना मुश्किल हो जाता है। एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी चिपचिपा होता है, इसलिए हल्की बौछार जब आती है, मानसून की पहली जब बारिश होती है, मानसून की बारिश मतलब पहली बारिश होती है, तब उसी समय इसकी जुताई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा बारिश होगी तो मिट्टी इतनी चिपचिपा हो जाएगी कि उसको जुताई करना मुश्किल हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं काली मिट्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। क्या होता है लाल और पीली मिट्टी? रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। रेड सॉइल जो होते हैं, लाल मिट्टी, ठीक है ना, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में, ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्र और क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पीली और लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों और पश्चिम घाटों के पीडमोंट क्षेत्र में पाई जाती है। दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉरिक रॉक्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि इसका लाल रंग क्यों होता है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के वितरण के कारण इन मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इट रॉक्स येलो व्हेन इट ऑक्यूर इन हाइड्रेट फॉर्म, जल योजित रूप में होने पर यह पीला दिखाई देता है। लाल और पीला मिट्टी में दोनों में डिफरेंट यही है कि लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, लोहे के मात्रा के कारण मिट्टी लाल दिखाई देती है, और जब इसमें जल योजित हो जाता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा जल मिल जाता है पर्वत के नीचे का पार्श्ववर्ती प्रदेश में, ठीक है ना, जब जल यहाँ पर मिल जाता है तो यह पीला दिखाई देता है। लाल और पीला मिट्टी दोनों में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदानी भागों में। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। ये देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट शब्द लेटिन लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट हैज बीन
derived from the Latin word later which means breeze। लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत वैकल्पिक गीले और शुष्क मैदानों के साथ विकसित होती है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। यह मिट्टी भारी वर्षा के कारण तीव्र निस्क्षालन का परिणाम है। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जब ज़्यादा वर्षा होती है तो ये मिट्टी बह करके एक जगह से दूसरी जगह निस्क्षालन होती है, ठीक है ना, और इसी का ये परिणाम है। लेटराइट मिट्टी ज़्यादातर गहरी से बहुत गहरी अम्लीय, जिसका पीएच मान है ना 6.0 होती है। 6.0 मतलब अम्लीय ज़्यादा होती है। आमतौर पर पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है और ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र और पश्चिम घाट क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, जनरली deficient in plant nutrients and occur mostly in southern state, western Ghat region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and northeast region। ध्यान रखनी है, लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित होता है, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होती है और ज़्यादा वर्षा होती है। Where these soils support deciduous and evergreen forest, it is humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment it is generally humus poor। जहाँ ये मिट्टी पर्णपाती और सदाबहार वनों में होती है, यहाँ हुमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क वातावरण में यह कम, आमतौर पर कम ह्यूमस कम होती है। अब बात यह थी कि पर्णपाती और सदाबहार वनों में ह्यूमस ज़्यादा क्यों होती है। मिट्टी वही है, लेकिन यही मिट्टी अगर पर्णपाती और सदाबहार वन में है तो वहाँ ह्यूमस ज़्यादा मिलती है, जबकि विरल और अर्धशुष्क वातावरण में कम होती है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस हम कह सकते हैं जिस प्रकार से हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं जो प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाते हैं, उसी तरह से मिट्टी में ह्यूमस होती है जो पोषक तत्वों को बढ़ाती है। ह्यूमस बहुत ज़रूरी है मिट्टी में। ह्यूमस को जानने के लिए हम लोग पढ़े थे क्लास 6-7 में, हमें याद है ना। 3-4 कांच की ग्लास लेंगे और उस ग्लास में 3-4 जगह की मिट्टियों को डाल देंगे, उसमें पानी डाल करके घोलेंगे, घोलने के बाद उसे छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद हम देखेंगे मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर में कुछ पदार्थ तैरता होता है। 3-4 जगह की मिट्टी इसलिए लेंगे क्योंकि हमको देखना है कि कहाँ की मिट्टी में ज़्यादा ह्यूमस है। तो जो ऊपर जो तैरता हुआ पदार्थ है वही ह्यूमस होता है। एक्चुअली ये पत्तियों के सड़ने गलने, पत्ती पेड़ पौधे के सड़ने गलने से ये बनते हैं। तो जहाँ पर वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ पत्तियाँ ज़्यादा सड़ती गलती हैं और ये मिट्टी में मिलती है, तो वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा मिलता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। वे भू दृश्य पर अपनी स्थिति के कारण कटाव और क्षरण के लिए प्रवण है। आफ्टर अडॉप्टिंग